नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं शिवांश आप सबका यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए एक श्रृंखला स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट के सभी पीवाईक्यूज करने वाले हैं और घटना चक्र पूर्वावलोकन को बेस मान के करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे उसमें सवाल हम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं और यूपी पीसीएस में पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमेशा से। और ऐसा नहीं है कि रोल कभी ये कम होने वाला है, कभी नहीं, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस आते रहे हैं, रिपीट होते रहे हैं और उनके टॉपिक्स से क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं। इस वजह से आज हम लोग घटना चक्र को बेस मान के प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य सवालों की भी प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे साथ में। अब यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। हिस्ट्री से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट, जो भी विद्यार्थी यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम होगा कि मैं आपको डेली सुबह सुबह एक टारगेट देता हूं, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक और टॉपिक के सब टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं कि आज पूरे दिन में आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है और उन टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद आपको शाम को लिखना होता है कि टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट के आप रिवीजन कर सकते हैं। ये टारगेट चल रहा है और ये पिछले एक महीने से चल रहा है, जहां पे हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया कवर कर ली है, मेडिवल इंडिया कवर कर ली है और मॉडर्न इंडिया भी कवर कर दी है। एक दो टॉपिक्स मॉडर्न इंडिया में बचे हैं जो कि एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगे टारगेट में। और अब हम लोग हिस्ट्री की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे ही टारगेट कंप्लीट होंगे हम लोग पॉलिटी के टारगेट शुरू कर देंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको टारगेट मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग इतिहास में, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्टोन एज और 51 क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। तो बिना समय गंवाए, बिना इधर उधर की बात किए अब हम लोग सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने सवाल आपके सही होते हैं और कैसा रिवीजन आपका रहा है अभी तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, तो इस वजह से आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से दिखे हिंदी और इंग्लिश में। इस वजह से मैं कैमरा ऑफ रखूंगा ताकि कोई भी चीज हिडन ना हो। कभी बीच बीच में बड़े भी सवाल आएंगे तो कैमरे की वजह से क्वेश्चन छिप सकते हैं। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है हमारा, कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट, जिन्होंने पैलियोलिथिक साइट भी डिस्कवर करी। तो वो क्या थे? वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे या पुरातत्वविद थे या पूरा वनस्पति शास्त्री थे, यानी या हिस्टोरियन थे या इतिहासकार थे? तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, और बहुत जगह पे आपको सी भी, बहुत जगह आपको ए भी देखने को मिलेगा, भूगर्भ मनोवैज्ञानिक। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1863 में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1863 में पाषाणकालीन जो बस्तियां होती हैं, जो पाषाणकालीन बस्तियां होती हैं, इनके अन्वेषण की शुरुआत करी थी इन्होंने। इनकी खुदाई की भी काम इन्होंने शुरू करवाया था। इस वजह से इन्हें भूगर्भ वैज्ञानिक या जियोलॉजिस्ट भी माना जाता है और ये आर्कियोलॉजिस्ट भी रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, जहां पे मैंने आपको बताया कि 1863 में पाषाणकालीन बस्तियों का इन्होंने अन्वेषण भी किया था। ठीक है, ही कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, ही वॉज एसोसिएटेड विद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस वजह से इनको कहीं ना कहीं जियोलॉजिस्ट भी माना जाता है। अगला सवाल हमारा कह रहा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो किसने किया था? यानी कह रहा था 3A सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन्स, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज। किसके द्वारा ये किया गया था? तो ये किया गया था थॉमसन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ये किसके द्वारा किया गया था? थॉमसन के द्वारा किया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे यहां पे लिखा है, कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 में और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण युग में, कांस्य युग में और लौह युग का त्रियुगी विभाजन जुर्गेसन थॉमसन के द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, थॉमसन के द्वारा किया गया था। और 1836 में, ध्यान से सुनना, इन्होंने संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण भी प्रकाशित किया था। तो सवाल हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि किसने किया था। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एंड A.H. लॉनहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट, ये इतने नाम आपके सामने जो लिखे गए हैं, अलेक्जेंडर री, A.H. लॉनहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल एंड जेम्स बर्गेस एंड वॉल्टर इलीट वर एसोसिएटेड विद, ये किससे जुड़े हुए थे? ये सारे किससे जुड़े हुए थे? तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से जुड़े हुए हैं। सिंपल सा पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ये किससे जुड़े हुए थे? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल था हमारे लिए। तो ये
ठीक है, इन्होंने मुख्यतः दक्षिण भारत में काम किया हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कोई भी नाम है तो आप लोग ये याद रखना है दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ नाम है। ठीक है, इन्होंने मतलब दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से जुड़ा हुआ नाम है और दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में इन्होंने काफी काम किया। अगला सवाल हमारा कह रहा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, यानी पूछ रहा है पशुपालन का प्रारंभ कहां से हुआ था, तो पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। यूपी पीसीएस में पूछा गया है, जब प्रीलिम्स में भी मेंस के सवाल होते थे, ऑब्जेक्टिव सवाल आते थे मेंस में, तो ये मध्य पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। और अगर मैं आप दिखाएं तो आप देखो, याद रखना आदमगढ़ में भी पशुपालन के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे, बागोर में भी पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। याद रखना भीलवाड़ा नाम आपको याद रखना है, नर्मदापुरम यानी मध्य प्रदेश नाम याद रखना है, राजस्थान नाम याद रखना है। देखो सारी चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन रिवीजन करोगे तो लंबे समय तक आप इनको याद भी कर पाओगे। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वो स्थान कौन सा है, वो स्थान कौन सा है। तो ये देखो अभी हम लोगों ने देखा है ना आदमगढ़, तो सेम आदमगढ़ यहाँ पे रिपीट होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, देख रहे हैं आप। ये देखो ये 2006 में यूपी पीसीएस मेंस में आया था और ये भी देखो यूपी पीसीएस में प्री में 2008 में पूछा गया। सवाल वही है लेकिन इसी तरीके से आपको रिपीट होते हुए सवाल देखने को मिलेंगे। आदमगढ़ आपको आंसर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण हमें कहां से मिले हैं, तो ध्यान रखना हड्डी के जो उपकरण हमें मिले हैं, हमें महादहा से भी देखने को मिले हैं और सराय नहर से भी देखने को मिले हैं। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव बीन इम्प्लीमेंट्स फाउंड बोन इम्प्लीमेंट्स, यानी तो ये हमको महादहा से भी देखने को मिले हैं और सराय नहर से भी देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ जिला है वहां से आपको देखने को मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन अब देखते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। और आपको एक नाम ध्यान रखना है, जीआर शर्मा महादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, भूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। और यहाँ पे आप देखोगे सींग निर्मित उपकरण आभूषण बड़े पैमाने पे पाए गए हैं और सराय नहर में भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण देखने को मिले हैं। इस वजह से मैंने आपको बताया कि आप इसका आंसर कोई भी एक लगा के आ सकते थे। फिलहाल के लिए आप महादहा याद रखेंगे, लेकिन आप कभी ये कोई सवाल आया तो हमें सराय नहर से भी प्राप्त हुए हैं हड्डी के उपकरण। ठीक है, चलिए हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो देखो फिर से वही सवाल है, सेम सवाल रिपीट हुआ है, अभी मैंने कराया है। देखो 2013 में आरओ के मेंस में भी आया है, तो सराय नहर से भी प्राप्त हुए हैं और महादहा से भी प्राप्त हुए हैं, तो कोई भी एक लगा के आप आ सकते थे उस समय। ठीक है, ये सवाल सही है हमारा। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, मध्य पाषाण कालिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है, यानी अरेंज करना है हमें मिसोलिथिक साइट्स को जियोग्राफिकली, वो भी वेस्ट टू ईस्ट में। कैसे अरेंज करना है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में अरेंज करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है महादहा, सबसे पहले कौन आएगा, महादहा आएगा। मैं इरेज कर देता हूं उसको, एक मिनट पेन से लिखते हैं यार, ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा, महादहा आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा लेखिया। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा पैसरा, उसके बाद आता है बीरभानपुर। ठीक है, तो अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, अगर प्रैक्टिस करिए तो यह काफी समय तक आप याद भी कर सकते हो इनको। जैसे महादहा कहां पे है, प्रतापगढ़, यूपी में है, यूपी में प्रतापगढ़ में है, पता है आपको। ठीक है, लेखिया कहां पे है, ये मिर्जापुर में है, यूपी में मिर्जापुर में। ठीक है, सभी को पता है। और जो पैसरा है ये कहां पे है, बिहार में है। ठीक है, और बीरभानपुर ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो आई थिंक अब थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी आपको, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 3। ये यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, महादहा, लेखिया, पैसरा और बीरभानपुर। महादहा, लेखिया, मिर्जापुर, पैसरा बिहार में और बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। दमदमा से मिले हैं, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। 3 ह्यूमन एक्सकेलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वाज रिकवर्ड एट दमदमा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो सराय नहर, उत्तर प्रतापगढ़ की हम जब बात करते हैं तो सराय नहर की बात हो, इसका एक्सप्लेनेशन आप अगर पढ़ोगे तो मैं आपको दिखा देता हूं एक सेकंड।
देखो, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर की बात कर लो, महदहा की बात कर लो, दमदमा का उत्खनन हुआ और दमदमा में 5 वर्षों तक उत्खनन का काम चला, क्योंकि स्तरों पे परतों में कुल मिला के 41 मानव समाधान मिले और 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं हमको, यानी शेष समाधानों में हमें एक एक कंकाल मिला। यानी ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है, क्योंकि आप अगर ध्यान से इस लाइन को पढ़ो, लिखा है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सराय नहर, महदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ, 5 वर्षों तक लगातार उत्खनन चला, कई परतों में ये हमको उत्खनन देखने को मिला और 41 समाधान हमको मिले हैं, मतलब हमें नहीं मिले, मतलब 41 समाधान मिले हैं और 5 समाधान युग्म समाधान है, यानी 2 शव देखने को मिले हैं और एक में 3 मानव कंकाल देखने को मिले। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे चलते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन, यानी खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई, तो आप ध्यान रखना, जो सबसे पहले हमें कृषि देखने को मिलती है वो हमें नवपाषाण काल में देखने को मिलती है, नियोलिथिक एज में वो कृषि देखने को मिलती है। जब यहीं देखो, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, इसको हम कौन सा फेज मानते हैं, इसको हम ट्रांजिशन फेज मानते हैं या नहीं मानते हैं, सभी को पता है, इसको हम लोग ट्रांजिशन फेज मानते हैं मेसोलिथिक को। तो पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक, मेसोलिथिक से जब नियोलिथिक की तरफ चले हैं तो हमें कृषि में नई नई चीजें देखने को मिली हैं, कृषि आती हुई दिखी है हमें। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन, ये कहां मिलता है, तो जो भारत में सबसे पहला साक्ष्य हमको मिलता है वो मिलता है नर्मदा घाटी में। कहां मिलता है, नर्मदा घाटी में मिलता है। क्यों मिलता है, देखो, हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश वाला ये पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ के एक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, और इस खोज का पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। इस हथनौरा की खोज अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, बताएं किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ, तो ये हमें प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से, क्योंकि सवाल वही है, बस घुमा के पूछा गया है, ध्यान से समझना, सवाल वही है, क्योंकि जब आपसे वही मानव जीवाश्म की बात कर रहा है, मानव के साक्ष्यों की बात कर रहा है, तो सवाल वही है, बस थोड़ा सा घुमा के सवाल आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, वो कौन सा अनाज सर्वप्रथम यूज करता था, तो सबसे पहले वो यूज करता था जौ। क्या यूज करता था, बार्ले। ठीक है, देखो, जौ भी यूज किया है, गेहूं भी यूज किया है, चावल भी यूज किया है, मक्का भी यूज है, बागरा, राई, जई, कई तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जब वैश्विक दृष्टि से देखा जाता है तो यहाँ पे कोई इंडिया जैसा शब्द नहीं यूज किया गया, तो वैश्विक दृष्टि से जब देखा जाता है तो सबसे पहले हमको जौ ही नजर आता है, जो कि 8000 ईसा पूर्व की बात हम जब करते हैं तो 8000 ईसा पूर्व हमको यही देखने को मिला है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशियाई देशों में मानव द्वारा उगाया गया सबसे पहले जो वो था वो जौ ही था। देखो जौ है ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बाद में इन्हीं क्षेत्रों में आप देखोगे कि गेहूं भी उगाया जाने लगा था, लेकिन सबसे पहले जो जिसके प्रमाण हमको मिले हैं वो किस चीज के मिले हैं, बार्ले के ही मिले हैं। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले हैं। तो जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात आएगी तो आप एक नाम ध्यान रखना, लहुरा देव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सवाल में कह रहा है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम लहुरा देव। यहां पे अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहां लहुरा देव की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो ये लहुरा देव कहां पे है, यूपी में है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लहुरा देव कहां है, यूपी में है। और यहां 8000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जब धीरे धीरे जब और भी साक्ष्य में मिले तो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ माने जाने लगा, जो बलूचिस्तान में है। यहाँ गेहूं के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। और जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, कोल्डी हवा। ठीक है, क्लियर, प्रयागराज में। लेकिन अगर लहुरा देव अगर आपके विकल्पों में आ जाए तो अब लहुरा देव ही टिक करके आना, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो इस चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आगे चलें अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल हमारा कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। अब इन ऑप्शन में से बताओ, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डी हवा और मेहरगढ़। जब इन ऑप्शंस की जब बात आएगी तो आप ध्यान रखना, इसमें से आपको मेहरगढ़ लगा के आना है। क्या लगा के आना है? मेहरगढ़। अगर आप पिछली व्याख्या देखें तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहां से गेहूं के साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम माना जाता रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरा देव है, अगर ऑप्शन में लहुरा देव आ रहा है तो आप लहुरा देव ही टिक करके आएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आप कहां से मिले। देखो फिर से वही सवाल रिपीट, बहुत बार ये सवाल रिपीट हुआ है, प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं, ये सवाल कम से कम 8-10 बार रिपीट हुआ है। तो पहले बताओ यहाँ पे क्या आंसर लगा के आओगे? मेहरगढ़, बिना किसी रोक टोक के सीधे टिक करके आगे बढ़ो। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मतलब ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज, किस एज की बात कर रहा है? नियोलिथिक एज की बात कर रहा है। सवाल कह रहा है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं। नवपाषाण युग की बात कर रहा है और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण की बात कर रहा है। बताइए क्या आंसर होगा? सिंपल सी बात है, सभी को पता है आंसर मेहरगढ़ होने, आंसर तो मेहरगढ़ ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका देखा है आपने किस तरीके से उसने भाषा को बदल के लिखा लंबा सा, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण, इस तरीके से नवपाषाण युग, उसने ऐसे कीवर्ड डाल दिए कि आप कंफ्यूज हो सकते थे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? पशुपालन और कृषि के भी बात की जाए तो आप ध्यान रखना मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। अति महत्वपूर्ण सवालों में से सवाल गिना जाता है। देखा, मैंने कहा ना कई बार सवाल आया है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, पूछा है। कह रहा है इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो बिल्कुल सही है। हमें लहुरा देव जैसी चीजें देखने को मिली हैं, साइट से देखने को मिली है जहां से हमको कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, नीचे दिए गए कूट का। देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, अगर इस एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पे पढ़ें तो हमें यहाँ से देखो चावल भी देखने को मिला, यानी धान के साक्ष्य भी हमको देखने को मिले हैं, और जौ नहीं मिला है फिलहाल। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे चावल की बात कर रहा है आपसे, तो चावल तो एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कई बार डाउट है बच्चों को, अगर आप इसका पता, इसमें मैंने यहाँ पे तो सी ऑप्शन सही माना है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे तो जौ के प्रमाण नहीं धान के प्रमाण मिले हैं, इस वजह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन कई कई जगह पे आपको सी भी देखने को मिला है। इसी का आंसर, इसी क्वेश्चन का आंसर जब इंग्लिश वाली घटना चक्र आप उठाएंगे तो उसमें सी लिखा हुआ है, और जब आप हिंदी वाली घटना चक्र उठाएंगे तो उसमें ए लिखा हुआ है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या टिक करके आना चाहिए, तो आप ए टिक करके आओ, क्योंकि जौ के तो प्रमाण नहीं मिले, धान की ही बात की गई है, तो ए इसमें आंसर सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सी है, देखो जैसे संत कबीर नगर जिले में स्थित, यहाँ चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न धान है, जौ नहीं। जब लिखा ही हुआ है जौ नहीं है तो फिर आप क्यों ही टिक करेंगे, है ना? सी नहीं टिक कर सकते हैं, ए टिक करके आए, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। सिर्फ भाषा का खेल है। स्थायी जीवन के प्रमाण का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, जहां पे मतलब जीवन के प्रमाण हमको देखने को मिले जहां पे लोग रहते थे। स्थायी मतलब सेटल्ड लाइफ, जहां पे सेटल्ड का मतलब क्या हो गया है, यानी जहां पे रहने लगे हैं, तो रहने लगे हैं तो आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा सवाल है, वैसे ही सवाल घुमा के पूछ दिया, देखो फिर से घुमा के सवाल पूछा है। ठीक है, मेहरगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। तो सभी को पता है यार, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं। प्रामाणिक तिथि इसकी 7000 ईसा पूर्व, कई जगह पे 8000 ईसा पूर्व मानी जाती है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा से भी प्राचीनतम चीजें देखने को मिली। लेकिन फिलहाल आंसर आप ध्यान रखें, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल की बात कर रहा है और पशुपालन की बात कर रहा है, तो प्रमाणों की जब बात आएगी मध्य पाषाण काल में तो ध्यान रखना बागोर, एक प्लेस है बागोर, आप याद रखेंगे। यहां से आपको, ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहां पे है? राजस्थान में
आप एक जिला देखोगे भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा जिले में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर में मिलते हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, घटना चक्र में सारी चीजें, इनके पास घटना चक्र की पीडीएफ है, तो वो लोग बाद में पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं, तो पीडीएफ पीडीएफ का झाम नहीं रहेगा। क्लास में आके मेरे साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि इधर उधर की बातें बहुत कम होंगी। 20 मिनट हुए हैं, 21 सवाल हम लोग कर लिए हैं, तो हम लोगों की रफ्तार भी सही है, एग्जाम के ही तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ज्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। अगला सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक कैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो ताम्र पाषाण युग को भी कैल्कोलिथिक एज कहा जाता है, बताने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल सा सवाल है। माइक क्यों गिरा जा रहा है बार बार, खड़े रहिए शांति से आप चुपचाप। कॉपर युग की बात की जा रही, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, आहार सभ्यता यानी आहार कल्टीवेशन की जब बात करते हैं, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहां से काले रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो देखो आहार बानस कल्चर पे सवाल है, इसका जो आंसर है इसमें से पहला तो हमारा ऑप्शन सही है कि ये लोग तांबा गलाना जानते थे, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। धातु काम इनका एक अर्थव्यवस्था का साधन था, ये ऑप्शन भी हमारा सही, यानी ए ऑप्शन भी हमारा सही है, सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। और कह रहा है कि ब्लैक रेड कलर पॉटरी हैज बीन फाउंड हियर ऑन विच जनरली व्हाइट कलर ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। यानी एक प्रकार से अगर हम कहें आपसे, तो हमारे ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो ये पहला तीसरा चौथा सही हो जाएगा, बट ये चावल से परिचित नहीं थे, ये ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि वो लोग चावल से परिचित थे। अब ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, वो लोग चावल से परिचित थे, ठीक। इसके एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें तो आहार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख कैल्कोलिथिक स्थल है। आहार या बानस संस्कृति इसको बोला जाता है, और ये आहार बानस संस्कृति जो थी ना, हड़प्पा के समकालीन रही है, यानी हड़प्पा के साथ साथ ये भी चल रही थी। यहाँ के लोग कृषक थे और पशुपालक थे, गेहूं जौ चावल से परिचित थे। इनको तांबा वाला स्थान भी बोला जाता था, आहार बानस कल्चर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इनको तांबा वाला स्थान भी बोला जाता था, तांबवती भी कहा जाता है, इनका अन्य नाम तांबवती भी देखने को मिलेगा। तांबवती क्यों बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे तांबा जो है बहुत आयत में मिलता था, बहुत ज्यादा मिलता था, और यहाँ के लोग तांबे को गलाकर अपनी मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे, और यही इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। और यही आहार बानस से आपको काले रंग के मृदभांड देखने को मिलेंगे, और इन पर आपको सफेद रंग की ज्यामितियां आकृतियां देखने को मिलेंगी। दीज आर द कीवर्ड्स जो कि आहार बानस कल्चर से जुड़े कीवर्ड्स हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हौले हौले कदमों से। आहार तथा बानस संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे, तो बताने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप समझ सवाल लगा के आ सकते हो, हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। अभी हम लोगों ने तुरंत के तुरंत पढ़ा है, तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। मतलब वो कौन सा ऐसा पुरा स्थल क्षेत्र है जहां पे आपको हड़प्पा सभ्यता के भी प्रमाण देखने को मिलेंगे और पाषाण संस्कृति के भी प्रमाण देखने को मिलेंगे। तो बताने की जरूरत नहीं है, आंख मूंद के आप टिक करके आ सकते हो मेहरगढ़। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। देखो पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, यहाँ पे पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष देखने को मिलेंगे। तो ये कहाँ पे है, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ ये कहाँ पे है। सब कुछ प्रॉपर रिकॉर्डिंग चल रही है, आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को, आई थिंक सब कुछ बढ़िया चल रहा है क्लास। अभी तो कोई लैपटॉप में भी लैग नहीं हो रहा है। मेहरगढ़ की जब हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के भी बलूचिस्तान में है। तो आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, अगर जो लोग क्लास देख के याद करना चाह रहे हैं तो याद करें। घटना चक्र आप लोगों के पास है, तो आप लोगों को सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे, डोंट वरी। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, नवदा टोली की जब हम बात करते हैं तो इसका उत्खनन काम किसने किया था, नवदा टोली। ये सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ये एमपी में है नवदा टोली। इसके उत्खनन का काम किया था एचडी संकालिया जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ध्यान रखेंगे। इसके उत्खनन का काम किसने किया था, एचडी संकालिया जी ने, नाम एचडी संकालिया जी, ठीक है, एचडी संकालिया जी ने। और 1957
मैं आपको डेट एक बार शायद लिखा तो है मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखो ना, क्यों लिखने की जरूरत है। 1957 और 59 में डेक्कन कॉलेज के पूना प्रोफेसर एच.डी. संकालिया तथा एस.बी. देव जे.डी. अंसारी द्वारा किया गया था। तो आप लोग एक नाम ध्यान रखेंगे, एच.डी. संकालिया। आप लोग जो आपको नाम याद रखना है वो है, ये कितना बड़ा लिख गया, ये देखो मिस्टर एच.डी. संकालिया, आप नाम ध्यान रखें, यही बहुत है आपके लिए, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नवदा टोली किस राज्य में है? तो भैया अभी बताया, मध्य प्रदेश में है। अभी हम लोग देख के आए मध्य प्रदेश में है नवदा टोली, फिर से वही सवाल आ गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है, बृहद पाषाण काल स्मारकों की पहचान की गई, मतलब मेगालिथिक कल्चर की जब हम बात करते हैं तो किन गुफाओं से इसकी पहचान की गई? तो इनकी पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बड़ी बड़ी मृतकों को दफनाने के समाधान आपको, बरियल साइट्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की, देखो लिखा है यहाँ पे, दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा बनी रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, यानी आप देखोगे जिन समाधियों को जो बनाया जाता था बहुत बड़े बड़े पत्थरों से वो बनाई जाती थी, इसीलिए उनको मेगालिथिक नाम दे दिया गया। जैसे शिष्ट समाधि, कुछ एग्जांपल हैं, शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहर, ये नाम है कुछ, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो बताने की जरूरत नहीं है, संगनकल्लू, सभी ने पढ़ा होगा ये तो आपने। राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू से संबंधित है, कर्नाटक में मैसूर के पास है। कहां पे है? कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगल कन्नू नामक नौपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले हमको देखने को मिले हैं। तो संगन कल्लू कहां पे है? तो कोई अगर पूछे तो संगन कल्लू कहां पे है, तो आप कम से कम इतना ध्यान रखना है, आप लोगों को गलतियां नहीं होनी चाहिए। संगल कन्नू कहां पे है? तो कर्नाटका याद रखेंगे, ठीक है, कर्नाटका ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल्लारी वगैरह तो आपको याद आ जाएगा जब ऑप्शन में देखोगे, लेकिन पहले तो कर्नाटक आपको याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको राख के टीले देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताने की जरूरत है, सभी कर ले गए होंगे सवाल। ये सवाल तो बहुत इजी है अपने आप में, हाइलाइटर लूं पहले। चलिए जी, गुफाओं के शैल चित्र से रॉक पेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है, ठीक है। जैसे कुछ चीजें आपको इसमें से मैं आपको बता देता हूं, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट जिनको बोला जाता है, अति महत्वपूर्ण। ये भीमबेटका जो गुफा है ये कहां पे है? एमपी में है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे। एमपी में भी डिस्ट्रिक्ट याद रखना है तो आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, ठीक है। उसमें भी आपको अगर कभी कभी पीसीएस वालों का दिमाग खराब हो जाए, पीएससी आयोग का, तो अब्दुल्लागंज ध्यान रखना है, अब्दुल्लागंज आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। यहाँ पे हाथी, हिरन, इनके चित्र आपको देखने को मिलेंगे, और 750 शिलाश्रयों की पहचान की जा चुकी है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें से 500 में से अधिक, 500 से ज्यादा चित्र पाए गए हैं। 500 शिलाश्रयों में आपको चित्र देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलें आगे। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बताने की जरूरत है। भीमबेटका, देखो सवाल रिपीट हो रहे हैं सारे, ध्यान से आप खुद देख रहे हो कि सवाल कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि प्लीज प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। तो बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार रिवाइज करिए इनको, ठीक है। अगला सवाल हमारा कह रहा है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन। देखा, एमपीपीएससी ने पूछ ही लिया, तो यूपीपीएससी का भरोसा नहीं, यूपीपीएससी भी पूछ देगा किसी दिन, ठीक है। अगला सवाल कर रहा है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? लो फिर वही सवाल, भीमबेटका। भीमबेटका से सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं हमको, 500 से ज्यादा शिलाश्रय में, 700 से ज्यादा शिलाश्रय खोजे जा चुके हैं और 500 में मिले हैं चित्र, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व के बारे में बताया? मतलब सवाल निंदा कह रहा है कि भीमबेटका गुफा किसने खोजी, सीधी सीधी बात बताओ, ज्यादा इधर उधर की बात ना करो। तो ये गुफा की खोजी थी वीएस
वाकणकर ने, वीएस वाकणकर ने खोजी थी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है। और इसकी खोज हुई थी 1957 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना है। और यूनेस्को में भी इसका वो किया गया है, अब तो आपको ये भी पता है, यूनेस्को में भी इसको विरासत सूची स्थल में आपको शामिल किया गया है, मतलब भीमबेटका गुफा को शामिल किया गया है। तो अति महत्वपूर्ण सवालों में से एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, डेट वेट याद रखनी है, तो देखो ये डेट यहाँ पे लिखी, याद रखेंगे। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की? तो अभी मैंने बताया 1957 में करी थी उन्होंने, तो फिर वही चीज है ना, रिपीट हो गया सवाल, देख लीजिए आप, 1957 में खोज करी है, ठीक है। भीमबेटका को किसने खोजा है? तो विष्णुधर वाकड़कर। देख लीजिए सवाल रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप खुद देखिए, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखिए सवाल रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल, हौले हौले कदमों से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ, मतलब ओसीपी का नामकरण किसने किया? जो ऑक्रे कलर्ड पॉटरी जो होती, गैरिक मृदभांड जिसको बोला जाता है, इसका नामकरण कहाँ हुआ है? हस्तिनापुर में हुआ है। इसका नामकरण कहाँ पे हुआ है? हस्तिनापुर में हुआ है। क्यों? क्योंकि गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने, यानी गैरिक मृदभांड जिन्हें कहा जाता है, वहां से शुरू हुई है। मतलब मैं इस लाइन को फिर से पढ़ता हूं, आपको क्लैरिटी मिलेगी। कह रहा है गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण ग्रैंड गैरिक मृदभांड कहा गया। ठीक है, और इस मृदभांड परंपरा का पात्र जो है वो सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आया, और इसकी खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में की गई थी। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1950-52 में हुई थी, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। यानी हस्तिनापुर की खुदाई 1950-52 के टाइम पे हो रही है, और बीबी लाल के निर्देशन में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गैरिक मृदभांड यानी ऑक्रे कलर्ड पॉटरी के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है ये ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, ठीक, ध्यान रखेंगे। ताम्राश्व काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इन द कैल्कोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ द महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। किस ओरिएंटेशन में लगाते थे? तो सभी को पता है, उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, ये तो आप लोगों को पता होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे लिटाकर, है ना, पोजीशन उनकी उत्तर से दक्षिण की तरफ होती थी। क्लियर? देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, अगर आप देखो घटना चक्र में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति यानी जोरवे संस्कृति के निवासा दैमाबाद, ठीक है, चंदोली, इनाम गांव, इन पुरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श में नीचे दफनाया जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। और कब्र में आप देखोगे हड्डियां, तांबे की वस्तुएं भी देखने को मिलेंगी। ठीक, अगला सवाल कह रहा है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान हमको देखने को मिला है? कुत्ते का कंकाल साथ में देखने को मिल रहा है, ये सवाल बताइए। कुत्ते का कंकाल भी हमें साथ में देखने को मिल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है बुर्जहोम का आंसर होगा इसका। बुर्जहोम में आपको कुत्ते का कंकाल भी मानव कंकाल के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है बुर्जहोम, आपको ये भी ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूं, नोट डाउन करा देता हूं, जो बच्चे नोट कर रहे हैं। देखो, जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी आपको अगर एक पॉइंट ध्यान रखना है तो श्रीनगर याद रख लीजिए, ठीक है। यहां पे बुर्जहोम है और इसको नियोलिथिक साइट माना जाता है, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखेंगे बुर्जहोम को कैसी साइट माना जाता है? नियोलिथिक साइट माना जाता है। यहाँ पे आपको गर्तवास भी देखने को मिलेंगे, गर्तावास यानी पिट ड्वेल जिनको बोला जाता है, वो भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा पिट ड्वेल के बारे में। बुर्जहोम साइट बोन्स डॉग्स बोथ ह्यूमन एक्शन स्केलेटन वर फाउंड बरियल पिट्स along with bone in the first, यहाँ पे अच्छा नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है गड्ढों वाले घर, गर्तावास जिनको बोलते हैं,
बोल्ड होल, ठीक है, क्लियर। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं? तो बताने की जरूरत नहीं है, सवाल देख के आए हैं हम लोग, अभी किया है हम लोगों ने, बुर्ज होम। और अगला सवाल कह रहा है कि गर्तवास के पिट ड्रिलिंग, देखो है ना, गर्तावास के साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं? तो गर्तावास के साक्ष्य भी हमको बुर्ज होम से ही देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक साइड आपको सूची दी गई है, सूची 1, सूची 2 पूरा पाषाण काल, भीमबेटका, मध्य पाषाण काल, बुर्ज होम। कौन सी साइड किस काल की है ये आपको बताना है। तो जो सोहन नदी की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा पाषाण काल की है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये पूरा पाषाण काल की है। मध्य पाषाण काल की भीमबेटका है, ये ध्यान रखेंगे। नव पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो ये बुर्ज होम अभी हम लोगों ने देखा है। और ताम्र पाषाण काल की बनास घाटी, आहार बनास कल्चर अभी हम लोगों ने देखा, ये वही है। तो क्या आंसर हो जाएगा इस तरीके से? पहले का क्या है? चौथा। तो पहले का चौथा बी और सी में है, दूसरे का क्या है? पहला। तो यही बी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बी आंसर हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। इस तरीके के सवाल आजकल यूपीपीसीएस पूछता रहा है। अगला सवाल देखते हैं। पुरातात्विक स्थल एक साइड आपको दिए गए हैं, एक साइड वर्तमान स्थल पूछे गए हैं। तो निवासा कहाँ पे है? सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र में है ना। ईसमपुर आपको याद रखना है, कर्नाटक में है, अगर आपको नहीं याद है। डिडवाना भी सभी को पता होता है, राजस्थान में, ज्यादातर बच्चों को पता होगा। और गुडियम गुफा ये तमिलनाडु में है, अगर नहीं पता है तो आज आपको पता हो गई होगी, ठीक है। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा है, दूसरे का चौथा है, तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, तो सी आंसर करेक्ट है, ठीक। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर एक साइड आपको ऐतिहासिक स्थान दिए गए हैं, उनकी ख्याति का कारण भी दिया गया है। ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, 2021 में आया था। एक साइड बुर्ज होम है, ये किस लिए जाना जाता है? कौन से सही हैं? अच्छा, इसमें ये नहीं पूछा है कि मिलान करो, इसमें आपसे ये पूछा है कि कौन से सही हैं, आप ये बताओ। तो इसमें से चंद्रकेतुगढ़ जो है वो टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है, और गणेश्वर ताम्र संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर के लिए नहीं, बल्कि पिट ड्रिलिंग हाउसेज जैसी चीजों के लिए जाना जाता रहा है। तो ये कुछ लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, घटना चक्र में भी दिया है। मुझे ये इतना बहुत ज्यादा काम का नहीं लगा, मतलब ठीक है, फैक्ट वैक्ट है। जैसे पूरा स्थल की खोज डी टेरा ने करी, गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई, विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है, तो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लेकिन प्लीज एक बार इसको रीड करिएगा। ये सवाल देखो 2024 में आया है, यूपीएससी के प्री में आया है। एक साइड आपको स्थल दिए हैं, दूसरे साइड राज्य दिया है, उसका विवरण दिया है, और कह रहा है कौन सा सही है। आपसे ये नहीं पूछा है कि कितने सही हैं, आपसे पूछा है कौन सा सही है, आप ये बताओ, मतलब कौन कौन से सही हैं, आप ये बताओ बस। तो इसमें से आपको ये ध्यान रखना है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है और ताम्रपाषाण स्थल है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक करेक्ट हो जाएगा मंगडू केरल महापाश, ये दो हमारे सही हैं, बाकी गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? सलीहुंडम की जब हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में है। ये बौद्ध संघाराम का मुख्यालय था। तो ये शैलकृत गुफा मंदिर के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि बौद्ध संघाराम मुख्यालय के लिए जाना जाता है। तो इस वजह से ये इस वजह से रॉन्ग हो गया है। और चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में है, नहीं देखो पश्चिम बंगाल में, इस वजह से ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इस वजह से ये दो रॉन्ग होते हैं, और दूसरा तीसरा सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया है, लंबा चौड़ा दिया है, 2 मिनट पढ़ते हैं। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित है, और एक पुरातात्विक स्थल है। ये उड़ीसा में नहीं है, जैसे मैं बोल, चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। यहाँ व्यापारिक बंदरगाह शहर होने का पता चलता है। तो व्यापारिक बंदरगाह तो सही था, लेकिन उड़ीसा सही नहीं था, ठीक है। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में है, और उत्तर हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से कैल्कोलिथिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, तो इस वजह से ये हमारा सही हो जाएगा। मंगडू केरल के कोल्लम जिले में है, केरल के कोल्लम जिले में है, ठीक है। और ये मेगालिथिक स्थल है, ये भी सही है, तो हमारा तीसरा पॉइंट सही हो गया। कह रहा है कि सलीहुंडम आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है, और ये प्राचीन बौद्ध संघाराम का मुख्यालय था, जिसका निर्माण 2वीं शताब्दी ईस्वी का है, ठीक है। और ये गोलाकार चैत्य स्तूप है, जबकि ढलान पर विहार फैले हुए हैं। तो यानी बौद्ध अवशेषों से पता चलता है, बौद्ध वास्तुकला से संबंधित ये मंदिर है।
तो यहाँ पे कोई शैलकृत गुफा मंदिर नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस वजह से चौथा ऑप्शन हमारा गलत हुआ। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सर्वाधिक मानव कंकाल की जब हम बात करते हैं तो बगही खोर आप याद रखना। ठीक है, क्या नाम याद रखेंगे? बगही खोर। लिखा भी हुआ है डॉक्टर जैन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया शिलाशय संख्या एक से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लेखैया। सी गलत है, आंसर हमारा लेखैया सही होगा। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए इसको, यहाँ पे लेखिया सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ठीक है, तो ये हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि भैया शुष्कता के चरण के कारण उन लोगों ने नूतन भूतल काल में गंगा घाटी की तरफ मूव हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। कि देखो, विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण गंगा घाटी के क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो भैया ये सवाल जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत संस्कार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कल्चर मिनिस्ट्री के अधीन एक विभाग है। ठीक, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना, सभी को पता होगा ये तो। ठीक है, अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पे है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसका नाम बदल के क्या किया गया है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक, ये चीज याद हो जाएगी आपको। आगे चलते हैं। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। अभी अपन लोगों ने किया है, भोपाल में है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को कंप्लीट करते हैं। तो आज के सवाल ये 51 सवाल थे इस टॉपिक के, स्टोन एज के। ठीक है, तो हम लोगों ने काफी सवाल किए हैं। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में भी आए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नए भी लगे होंगे जिन्होंने घटना चक्र से अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी थी। अगर करी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं करी है तो करते रहिए, हम लोग साथ में करते चलेंगे। ठीक है, कभी मान लीजिए कोई हमसे मानवीय भूल हो जाए, गलती हो जाए आंसर में, तो भी जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।